बापू, क्या आप मुझे कर्ज लेकर पढ़ा रहे हैं? अरे बिटिया, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। कर्ज वर्ज की बात सोचकर काहे परेशान हो रही है? बापू, कर्ज लेकर मुझे मत पढ़ाना। अरे चुप कर बिटिया, तुझे बोला ना कि तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। तू भूल क्यों जाती है कि तुझे बड़ा सरकारी अफसर बनकर दिखाना है। गोपी गांव में रहता था और एक गरीब मजदूर था। उसकी बेटी गरिमा कॉलेज में पढ़ती थी और वह बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रही थी। गरिमा गोपी की इकलौती बेटी थी और गरीब गोपी उससे सरकारी अफसर बनने की पूरी उम्मीद लगाए हुए था। बापू, मैंने आपसे कोचिंग की फीस भरने के लिए 50,000 रुपए देने को कहा था। हाँ, कहा तो था बिटिया। तू चिंता ना कर, आज पैसे आ जाएंगे। तू कल फीस जमा करा देना। ठीक है बापू। गोपी एक गरीब मजदूर था। उसके पास 50,000 रुपए कहाँ से आते? पर बेटी की पढ़ाई का खर्च तो उठाना ही था। इसीलिए गोपी कर्ज लेकर काम चलाने की सोचता है। चौधरी के पास जाता हूँ। चौधरी थोड़ा नाराज जरूर होगा, पर कर्ज तो दे ही देगा। यही सोचकर गोपी धर्मा चौधरी की हवेली पर जाता है। वहां धर्मा और उसका मुंशी गोपी को देखते ही उसकी खिल्ली उड़ाने पर उतर आते हैं। लो, चौधरी आ गया, गांव का सबसे बड़ा कर्जवान। कर लो नोट तैयार। अरे चुप रे मुंशी, क्या जरूरी है कि गोपी नया कर्ज लेने आया है? अरे पुराना कर्ज रफा दफा करने भी तो आया हो सकता है। तभी गोपी चौधरी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, चौधरी साहब, 50,000 रुपए का कर्ज चाहिए। क्यों रे गोपी, पिछला कर्ज तो चुकाया नहीं और अब नया कर्ज लेने आ गया तू? अरे कोई शर्म वरम है कि नहीं? मजबूर हूँ चौधरी साहब, बस इस बार कर्ज दे दीजिए। 6 महीने में सारा पैसा पक्का लौटा दूंगा। इसे और कर्ज मत देना चौधरी, अगर दिया तो बहुत पछताओगे। यह सुनकर गोपी दोनों हाथ जोड़कर चौधरी के आगे घुटने टेक देता है और कहता है, चौधरी साहब, बस इस बार भरोसा करके देख लो। मैं 6 महीने में आपकी पाई पाई चुकता कर दूंगा। धर्मा चौधरी को गोपी पर तरस आ जाता है और वह गोपी को 50,000 का कर्ज और दे देता है और कहता है, ठीक है, अब और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ये ले 50,000, पर याद रखना 6 महीने में कर्ज लौटा देना है। आप चिंता न करें चौधरी साहब, मैं 6 महीने में सारा कर्ज लौटा दूंगा। गोपी कर्ज लेकर चला जाता है और उसके जाते ही चौधरी का मुंशी हंसते हुए कहता है, छोटा मुंह बड़ी बात चौधरी, एक मजदूर को लाखों का कर्ज। अरे भला वो उम्र भर भी चुका पाएगा क्या? मुंशी जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि गोपी मेरा कर्ज ना चुका पाए। फिर कर्ज दिया ही क्यों चौधरी? अरे उसका मकान देखा है, मेन रोड पर बना है। उस पर कब्जा करूंगा तो लाखों की प्रॉपर्टी हाथ आएगी मेरे। मान गए चौधरी, थारा दिमाग तो 100 घोड़ों की रेस जीतता है। गोपी बेटी को पढ़ाने के लिए कर्ज पर कर्ज उठाए जा रहा था और कर्ज चुकाने के लिए गोपी की कोई आमदनी ही नहीं थी। जो मजदूरी करता था वह घर के खर्च में निकल जाती थी। इसीलिए उसकी पत्नी सुशीला दिन रात चिंता में घुली जाती थी। मैं बोलूं जी, आप बेटी को अफसर बनाने के लिए चौधरी पर बार बार कर्ज ले रहे हैं, पर चौधरी लाज शर्म वाला आदमी बिल्कुल नहीं है। वो तो मैं भी जानता हूँ, पर मजबूर हूँ। बस हमारी गरिमा सरकारी अफसर बन जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक भी हो पाएगा। कुछ दिन बाद गोपी को मजदूरी मिलना भी बंद हो जाता है। वह रोज काम ढूंढने के लिए जाता और खाली हाथ घर लौट आता। उसकी ऐसी हालत देख सुशीला कहती है, आजकल आप रोज खाली हाथ वापस घर आ जाते हैं, कोई मजदूरी नहीं मिल रही क्या? सुशीला, लगता है भगवान हमारी कड़ी परीक्षा ले रहा है। जहाँ भी जाता हूँ लोग मजदूरी देने से मना कर देते हैं। पर क्यों गरिमा के बापू? कहते हैं कि अब तू बूढ़ा हो गया है, इसलिए तुझसे मजदूरी ना हो पाएगी। यह सुनकर सुशीला को फिर चौधरी के कर्ज की चिंता सताने लगती है और वह रोते हुए कहती है, फिर तो उतर लिया कर्ज। क्या बेटी को पढ़ाना इतना जरूरी था कि सिर पर लाखों का कर्ज चढ़ा लो? हमारी एक ही तो बिटिया है सुशीला, अगर पढ़ लिख कर अफसर बन गई तो सोच, सारा कर्जा उतर जाएगा। जब गोपी और सुशीला आपस में बातें कर रहे थे तो दरवाजे के पीछे से गरिमा भी उनकी बातें सुन रही थी।
उनकी बातें सुनकर गरिमा भी रोने लगती है और रोते रोते खुद से कहती है, बापू, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसा पिता मिला। बापू, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अफसर जरूर बनकर दिखाऊंगी। उस दिन के बाद गरिमा दिन रात पढ़ाई में जुट जाती है। वह खुद को यूपीएस की तैयारी में झोंक देती है। कोचिंग लेने जाती और घर आकर दिन रात पढ़ाई करती। उसे इतनी मेहनत करते देख गोपी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते और वह बेटी को आशीष देते हुए कहता, बेटी, तेरी मेहनत और लगन देखकर लगता है तू जरूर बड़ी अफसर बनेगी। बापू, बस कुछ दिन और कष्ट के हैं, फिर आपकी बेटी अफसर बन जाएगी। भगवान तेरी वाणी सच करे मेरी बच्ची। समय बीतता जाता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन चौधरी और उसका मुंशी गोपी के घर आते हैं। क्यों रे गोपी, 6 महीने का करार तो पूरा हुआ, ला निकाल मेरे पैसे। चौधरी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, 6 महीने का टाइम और दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। यह सुनकर चौधरी को गोपी पर गुस्सा आ जाता है और वह गाली गलौज पर उतर आता है। क्यों रे, जबान से फिर रहा है? मेरा कर्जा लौटा, वरना तुम सबको घसीट घसीट कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझा? तभी वहाँ गरिमा आ जाती है और चौधरी की बदतमीजियां देख उसे खरी खरी सुनाने लगती है और कहती है, देखिए, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे कुछ भी बोला ना तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, समझे आप चौधरी? गरिमा की बात सुनकर चौधरी लगभग सहम सा जाता है और कहता है, गोपी, ये तेरी छोरी कलेक्टर है क्या? ये तो बड़े घमंड से पुलिस बुलाने की बात कर रही है। चौधरी, अपनी इस बेटी को कलेक्टर बनाने के लिए ही तो इसने कर्ज लिया है। यह सुनकर चौधरी चौंक जाता है और गोपी की गरीबी पर हंसते हुए कहता है, गरीब मजदूर की बेटी और कलेक्टर? ये तो बहुत बढ़िया सपना है मुंशी। मैं भी तो देखूं गरीब की बेटी कैसे कलेक्टर बनती है। ऐसा कहकर चौधरी और उसका मुंशी गोपी के घर से चले जाते हैं। मगर फिर चौधरी ताव में आकर कहता है, मुंशी जी, वो छोरी पुलिस बुलाने की बात कर रही थी। हाँ चौधरी, पर उस बेचारी को क्या पता कि पुलिस भी पैसे वालों की ही सुनती है। तो फिर बुला राजेश इंस्पेक्टर को। चौधरी पैसे वाला था और पुलिस में भी उसकी अच्छी चलती थी। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश उसके हर काम करता था, इसीलिए वह पुलिस इंस्पेक्टर राजेश को बुलाता है और उसे अपनी सारी कहानी बताता है। उसकी बात सुनकर राजेश कहता है, अरे चौधरी, कर्ज के बदले गोपी का घर ही तो चाहिए ना, समझ ले, मिल जाएगा। सोच लियो थानेदार, जितना चाहोगे दूंगा, काम होना चाहिए। अरे गरीब मजदूर आदमी है चौधरी, 2 छित्तर में सीधा हो जाएगा। यह कहकर राजेश चौधरी से रिश्वत का पैसा लेकर चला जाता है। मगर फिर कई महीनों तक कोई कार्यवाही करता नजर नहीं आता। यह देख चौधरी बेचैन हो उठता है और अपने मुंशी से कहता है, मुंशी जी, लगता है उस पुलिस वाले से तो उस गोपी का इलाज ना हो पाएगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा चौधरी, आज ही गोपी के परिवार को घर से बाहर कर घर पर कब्जा कर लेते हैं। उसकी बेटी बीच में आई तो उसे भी घसीट दो मुंशी। ये करोगे चौधरी तभी तो घर पर कब्जा मिलेगा। यह कहकर चौधरी अपने मुंशी और कुछ गुंडों को साथ लेकर गरीब गोपी पर अत्याचार करने के लिए पहुंच जाता है। चौधरी गोपी को धक्के मारते हुए कहता है, अरे चलो रे, निकलो घर से बाहर, अब ये घर हमारा हुआ। चौधरी, हम पर दया करो, हमें घर से मत निकालो। आज तुम्हारी कलेक्टर बेटी कहाँ गई? अरे हिम्मत है तो उसे भी बुला लो, आज देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। चौधरी यह कह ही रहा होता है कि तभी गोपी के घर के सामने कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं और इंस्पेक्टर राजेश एक कार का दरवाजा खोलता है तो उसमें से गरिमा बाहर आती है। यह देख चौधरी और उसके आदमी चौंक जाते हैं और चौधरी पूछता है, क्यों बे राजेश, तो इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? चुप रहो चौधरी, ये लड़की हमारे जिले की नई कलेक्टर हैं। आए, इस गरीब मजदूर की बेटी जिला कलेक्टर? जी चौधरी साहब, जिला कलेक्टर। अब तो यकीन आ गया होगा ना कि गरीब के बच्चे भी कुछ बन सकते हैं। यह सुनकर चौधरी का सिर झुक जाता है
और तभी गरिमा अपने बाप का कर्ज चुकाते हुए कहती है, यह लीजिए अपने कर्ज के पैसे और जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। वो किस लिए कलेक्टर साहिबा? वो इसलिए कि आपने कर्ज के नाम पर मेरे पिता पर अत्याचार किया है। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। गरिमा के ऐसा कहते ही पुलिस चौधरी को गिरफ्तार कर लेती है। सुधा घर से कारखाने में काम करने जाती है तो रास्ते में अचानक ही सड़क हादसे का शिकार हो जाती है। माँ, माँ, मेरी माँ को क्या हुआ डॉक्टर? प्लीज बताइए ना। आप पढ़ी लिखी मालूम पड़ती हैं। हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो प्लीज धैर्य रखिए और सुनिए। देखिए, आपकी माताजी का एक पैर गाड़ी के नीचे आकर बुरी तरह से कुचल गया है। हमें उनका पैर काटना पड़ेगा। यह सुनकर सुहानी पर तो जैसे बिजली ही टूट पड़ती है। उसका मन बिलक बिलक कर रोने को करता है, मगर फिर भी वह खुद पर काबू रखते हुए कहती है, पर मेरी माँ की लाइफ तो सेफ रहेगी ना डॉक्टर? हाँ हाँ रहेगी, बट अब वो बैसाखियों के सहारे ही चल पाएंगे। सुधा के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। उनकी एक ही संतान थी, उनकी बेटी सुहानी। सुधा कारखाने में नौकरी करके किसी तरह उसे कॉलेज में पढ़ा रही थी, मगर अब अचानक उसका यह सपना भी टूटता नजर आ रहा था। सुधा दुखी होकर कहती है, इस सड़क हादसे ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अब मैं सुहानी को कॉलेज कैसे भेज पाऊंगी? सुधा के अपाहिज होने के साथ ही कारखाने की नौकरी भी छूट जाती है और फिर कुछ ही दिन बाद घर में कंगाली छाने लगती है। सुधा सोचती है, अब घर बैठने से काम नहीं चलेगा सुधा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर एक दिन वह सुहानी को बताए बिना ही काम की तलाश में निकल जाती है। वह कई जगह काम की तलाश करती, मगर हर जगह लोगों के मजाक का पात्र ही बनती है। दुकानदार कहता है, अरे तू तो अपाहिज है, तुझे क्या काम दूं? लंगड़े लूले लोग तो भीख मांगने के लायक ही रह जाते हैं। अरे मेरी मान तो तू भी भीख मांग ले, भीख। संयोग से सुहानी अपनी माँ को इस तरह बेइज्जत होते देख लेती है। यह देखकर उसे सचमुच रोना आ जाता है। वह अपनी माँ से नाराज होते हुए कहती है, माँ, तुम्हें घर से निकलने की क्या जरूरत थी? क्या मैंने तुम्हें काम करने के लिए मजबूर किया है? नहीं सुहानी बेटी, तूने तो मजबूर नहीं किया, पर मैं काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा और तेरी पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई से जरूरी रोटी है माँ, और अब से रोटी के लिए पसीना बहाने का काम मैं करूंगी। यह कहकर सुहानी खुद काम करने के लिए कमर कस लेती है और काफी तलाशने के बाद उसे एक रेस्तरां में फूड डिलीवरी गर्ल की नौकरी मिल जाती है। रेस्तरां का मालिक सुहानी से कहता है, सुहानी, ये लो पिज्जा और इस पते पर डिलीवर कराओ। ठीक है सर। सुहानी जिस घर में पिज्जा डिलीवर करने जाती है, उस घर में अमन और अजय नाम के दो शराबी लड़के मिलते हैं। वे दोनों शराब के नशे में होते हैं। सुहानी उन्हें कहती है, ये आपका पिज्जा। अरे वाह, तुम तो बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की हो। आओ आओ, अंदर आओ। गरीब डिलीवरी गर्ल, जो मांगोगी वो दूंगा। हाँ, हम बड़े रईस हैं, खुश कर देंगे तुझे। सुहानी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, इसीलिए अमीर घर के बिगड़े शराबी लड़कों के मुंह लगना पसंद नहीं करती। वह सरल भाव से कहती है, देखिए, आपको पिज्जा लेना हो तो लीजिए, वरना मैं इसे वापस ले जाती हूँ। अरे मार गोली पिज्जा को, तू मेरे साथ अंदर आ। यह कहकर अजय सुहानी का हाथ पकड़कर अंदर खींचता है, मगर वह अजय के मुंह पर पिज्जा दे मारती है और साथ ही उसके गाल पर एक करारा तमाचा भी जड़ देती है। सुहानी गुस्से में कहती है, कमीने, अय्याश, शराबी, गरीब की बेटी को मुर्गी की टंगड़ी समझता है जो 2 पैसे देकर चबा लेगा। जान ले लूंगी तेरी। यह कहकर सुहानी वहां से चली जाती है और अजय देखता रह जाता है। घर आकर सुहानी मां के सामने रोने लगती है। सुधा घबराकर पूछती है, अरे बेटी, तू इस तरह क्यों रो रही है? कुछ तो बता। गरीब की लड़की पर सबकी बुरी नजर रहती है माँ। अब मैं यह पिज्जा डिलीवरी का काम नहीं करूंगी माँ। पर हुआ क्या?
सुधा के यह पूछने पर सुहानी उसे सारी बात बताती है। इस पर सुधा कहती है, बेटी तू तो पढ़ी लिखी समझदार है, कोई और काम कर ले। उस दिन के बाद सुहानी पिज्जा डिलीवरी का काम छोड़ कोई और काम ढूंढने लगती है। फिर एक रोज घर पापड़ लेकर आती है और सोचती है, काफी दिनों से कुछ मनपसंद चीज बनाकर नहीं खाई, क्यों ना आज पापड़ पिज्जा ट्राई करूं। यह कहकर सुहानी अपने हाथों से पापड़ पिज्जा बनाती है और फिर सुधा को पापड़ पिज्जा देते हुए कहती है, माँ इसे खाकर बताना तो कैसा बना है। तू क्या बना लाई है? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर लोग इसे पापड़ पिज्जा कहते हैं। सुधा पापड़ पिज्जा चखती है तो खुशी से फूल जाती है और कहती है, वाह री, तेरा पापड़ पिज्जा तो सच में बड़ा मजेदार है। यह सुनकर सुहानी बहुत खुश होती है और खुद पापड़ पिज्जा खाती है तो वह भी बहुत खुश होती है। अपने हाथ से बने पापड़ पिज्जा का लाजवाब स्वाद देख उसके मन में एक नया आइडिया आता है। वह कहती है, माँ अगर मैं पापड़ पिज्जा बनाकर बेचूं तो कैसा रहेगा। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, खूब चलेगा तेरा पापड़ पिज्जा। हाँ। सुधा की यह सलाह देने के कुछ दिन बाद ही सुहानी थम्स अप के साथ पापड़ पिज्जा बनाकर बेचने लगती है और उसका पापड़ पिज्जा लोगों को खूब पसंद आता है। एक ग्राहक कहता है, वाह, ठंडे के साथ पापड़ पिज्जा खाकर तबीयत खुश हो गई। तो दूसरी ग्राहक बोली, ऐसा लजीज पापड़ पिज्जा तो बड़े बड़े रेस्तोरां में भी ना मिले। अरे भाई वाह, क्या पापड़ पिज्जा बनाती हो। ठंडा ठंडा कोला और पापड़ पिज्जा सचमुच लाजवाब है। सुहानी का काम अच्छा चलने के साथ ही उसकी खूब कमाई होने लगती है। उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती। दोनों माँ बेटी अमीरों की तरह रहने लगती हैं। सुधा कहती है, भगवान ने हमारी मौज कर दी सुहानी बेटी, अब तो हम भी बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। यह सब तुम्हारे आशीर्वाद का फल है माँ। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर बदकिस्मती से एक दिन अजय और अमन की नजर सुहानी पर पड़ जाती है। अमन कहता है, अबे ये पापड़ पिज्जा वाली तो वही लड़की है जिसने थप्पड़ मारकर तेरे गाल को सुजा दिया था। हाँ, आज मिली है ये, इसे तो मैं कभी भूल ही नहीं पाया। समझ ले, इस गरीब घमंडी लड़की से थप्पड़ का बदला लेने का टाइम आ गया दोस्त। उस दिन के बाद अमन और अजय सुहानी के आसपास घूमने लगते हैं और एक दिन जैसे ही मौका मिलता है सुहानी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। सुहानी कहती है, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मुझ गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अजय बोला, मुझे थप्पड़ मारा था तूने, गरीब कहीं की। अमन ने कहा, अब हम तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तू दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल न रहेगी। अजय और विजय पर बदले का भूत सवार था और सुहानी को अपनी इज्जत और जिंदगी की चिंता। वह खुद को बचाने की तरकीब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर गाड़ी में रखी माँ वैष्णो की तस्वीर पर जाती है और वो कहती है, हे माँ वैष्णो, माँ अगर तू सचमुच इस संसार में है तो अपनी इस गरीब बेटी की इज्जत बचा ले। अरे आज तुझे हमसे कोई वैष्णो कोई दुर्गा नहीं बचा सकती। इसी तरह हंसते हुए अजय गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है, मगर तभी सड़क पर एक शेर आ जाता है। अजय घबराकर कहता है, अरे ये शेर कहाँ से आ गया, अब क्या करेंगे अजय? अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब तो जो करेगी माँ करेगी। जय माता की। अजय गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। यह देखते ही शेर दहाड़ते हुए तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है और अजय बहुत घबरा जाता है। वह चिल्लाता है, अबे शेर तो हम पर हमला कर रहा है अमन। तभी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। इस हादसे में अजय और अमन दोनों को गंभीर चोटें आती हैं और वे होश खो देते हैं, मगर सुहानी का बाल भी बांका नहीं होता। सुहानी इधर उधर देखती है तो शेर गायब मिलता है। यह देख सुहानी माँ के चमत्कार को समझ जाती है और कहती है, हे माँ, मान गई कि तू इस संसार में है और दीन दुखियों की मदद करती है। उस दिन के बाद अजय और अमन सुहानी की तरफ मुड़कर नहीं देखते
और माँ की कृपा से सुहानी पापड़ पिज्जा बेचकर सचमुच अमीर बन जाती है।